अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 39 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। डेटा एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं और आज हम जो दो टेक्निक्स पढ़ेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस एंड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। इसके बाद हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात करेंगे, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक स्केल वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं और वो भी स्केल वेरिएबल्स हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल को ही अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर y जो है वो सेल्स हैं, x1 एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी है। इसमें एक नया वेरिएबल शामिल कर लिया गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज़ x2, और इससे मुराद है नंबर ऑफ सेल्स पर्सन्स। यानी जो अजम्पशन है इस एग्जांपल में या डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से है कि जितनी एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और जितने नंबर ऑफ सेल्स पर्सन्स बढ़ेंगे उतनी ही हमारी सेल्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ सेल्स पर्सन्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मॉडल समरी में अगर आप देखें, R की वैल्यू है 0.948, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और ये बता रहा है कि अच्छा पॉजिटिव और ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कोरिलेशन है इन वेरिएबल्स के दरमियान। R स्क्वायर 0.948 का स्क्वायर करेंगे तो 0.899 आ जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90%। तो ये मॉडल जो है रिग्रेशन मॉडल, वो या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले 90% वेरिएंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगेन हम कह सकते हैं कि मॉडल एक अच्छा मॉडल है। एनोवा के टेबल में अगर आप फर्स्ट कॉलम में रिग्रेशन देखें और लास्ट कॉलम में इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो सिग्निफिकेंस इज़ लेस देन 0.05, विच मीन्स के ये जो रिग्रेशन मॉडल है वो सिग्निफिकेंट भी है। तो ये मॉडल ना सिर्फ अच्छा है बल्कि सिग्निफिकेंट भी है। चूँकि ये मल्टीपल रिग्रेशन है लिहाजा इसकी जो इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगी। y इज़ इक्वल टू बी प्लस बी वन इंटू x1 प्लस b2 इंटू x2। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 और x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अगर इसके अलावा भी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो वो टर्म्स भी राइट साइड पे ऐड हो जाती। b जो है ये कांस्टेंट है और b1 और b2 ये कोफिशिएंट्स हैं x1 और x2 के। इसी तरह आगे अगर x3 x4 होते हैं तो उनके भी कोफिशिएंट्स को हम b3 b4 के नाम से लिखते हैं। कोफिशिएंट्स का जो टेबल नीचे दिया गया है उसमें आप देखें तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है लेफ़्ट साइड पे, कांस्टेंट की वैल्यू है 2.709 और अगर आप आगे मूव करें तो सिग्निफिकेंस इज़ 0.907 जो कि 0.05 से बड़ी वैल्यू है और इस केस में हम जो H0 है उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। H0 से मुराद था b इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं रहा इस केस में। उसके बाद x1 को अगर आप देखें तो x1 से मुराद है आपका जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी थी। इसका जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है 0.763 और सिग्निफिकेंस आ रही है 0.035, विच इज़ लेस दैन 0.05, जिसका मतलब है कि इसके नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो ऊपर लिखा हुआ है b1 इज़ इक्वल टू 0। जब हम इसे रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि b1 की वैल्यू 0.763 आएगी। इसी तरह x2 का जो कोफिशिएंट है वो 0.463 है। x2 से मुराद नंबर ऑफ सेल्स पर्सन्स हैं। इसका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो देखें तो 0.108 है। अगेन ये 0.05 से बड़ी वैल्यू है तो हम इसका जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो बता रहा है कि b2 इज़ इक्वल टू 0, लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट नहीं रहा। तो इस पूरे मॉडल में जो कांस्टेंट था वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है और जो x2 था वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है जो कि सिग्निफिकेंट है। लिहाजा इसकी जो इक्वेशन है और उसमें जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें भी चेंज आएगा। जो डिटेल्स मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताई हैं वही डिटेल्स यहाँ पे स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं।
सिर्फ इसमें जो आखिरी इक्वेशन लिखी हुई है वो देख लें। इक्वेशन तो हम इसी तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2.7, b की जगह पे 2.7 आ गया, प्लस 0.763 इंटू x1, जो b1 की वैल्यू है वो 0.763 है, प्लस 0.463 इंटू x2, b2 की जगह पे 0.463 आ गया। लेकिन चूंकि हमने देखा है कि जो कांस्टेंट था और b2 था ये दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं है, लिहाजा हम इसे यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0.763 इंटू x1, यानी बाकी जो टर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जिसका मतलब ये बनता है कि अगर हम एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी में 1 यूनिट का इंक्रीज़ करेंगे तो जो सेल्स हैं उसमें 0.763 यूनिट्स का इंक्रीज़ आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की, जिन्हें लॉजेट एनालिसिस भी कहा जाता है। और ये जो एनालिसिस हैं वो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को सर्टेन फैक्टर्स की बेस पे एक दूसरे से अलग करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बाय नेचर ये मल्टीपल रिग्रेशन की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक नॉमिनल वेरिएबल होता है, जबकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आमतौर पे स्केल वेरिएबल होते हैं और समटाइम्स ऑर्डिनल भी हो सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की है। आप टेबल में देखें, इसमें वेरिएबल है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है, मेजरमेंट है और उसकी टाइप है। तो पहले मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एज, जिसको ईयर्स में मेजर किया गया और ये एक स्केल वेरिएबल है। उसके बाद एक्सपीरियंस है, ये भी ईयर्स में है, ये भी स्केल वेरिएबल है। उसके बाद एक्सपर्टीज़ है, जिसको आप कम्प्लीटली कह सकते हैं लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, और इसे एक स्केल 1 to 5 पे मेजर किया गया। 1 जो है वो लो है और 5 इज़ हाई। ये ऑर्डिनल टाइप बनेगी वेरिएबल की। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो सेटिस्फेक्शन विद जॉब है। इसको भी 1 से 5 के स्केल पे मेजर किया गया। 1 इज़ लो एंड 5 इज़ हाई। बाय नेचर ये भी ऑर्डिनल है। और दूसरी साइड पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है कॉन्फिडेंट टू डू द जॉब, और इसका जो आंसर है वो येस या नो की शक्ल में था। 1 इज़ नो एंड 2 इज़ येस। तो ये नॉमिनल स्केल बनता है। यानी इस एग्जांपल में हम समझना चाह रहे हैं कि एक एम्प्लॉई है, उसकी एज, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है और उसकी जो सेटिस्फेक्शन विद द जॉब है, ये सारे वेरिएबल्स किस हद तक उसको कॉन्फिडेंट बनाते हैं उसकी जॉब को परफॉर्म करने में। क्या वो कॉन्फिडेंट होता है इन वेरिएबल्स की वजह से, या वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। ख़ास तौर पे जब हमने रिक्रूटमेंट करनी है, हायरिंग करनी है, तो उस वक्त ये जो एप्लीकेशन है इस एनालिसिस की वो हो सकती है कि एक साहब जिनकी एक पर्टिकुलर एज है और एक्सपीरियंस है और वो एक अच्छा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं अपने एरिया में, और वो अपनी जो प्रीवियस जॉब थी उससे बहुत सेटिस्फाइड भी थे, तो क्या वो कॉन्फिडेंट होंगे अपनी नई जॉब को करने के लिए या नहीं होंगे। तो ये हमें इसको समझने में मदद देगी। बहरहाल इसका जो फ्रीक्वेंसी टेबल है अगर हम वो देखें तो n इज़ 384, ये वैलिड केसेस हैं, एक्सक्लूडेड कोई केस नहीं है, तो 384 हमारा सैम्पल साइज बनता है। इस एग्जांपल में जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो बनेगा देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंट एंड नॉट कॉन्फिडेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कोई डिफरेंस नहीं है और इसी को हमने टेस्ट करना है। तो अगर आप इसके ग्रुप वाइज डिस्क्रिप्टिव्स देखें तो जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अगेंस्ट एज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और सेटिस्फेक्शन लेवल, इनकी मीन वैल्यूज़ भी हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है और n की वैल्यू भी है। तो पता ये चला कि जो नो कॉन्फिडेंस वाले हैं वो 239 है, और जिन्होंने कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट येस में आंसर दिया उनकी तादाद 145 है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है उसके अगेंस्ट
मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन ये गिवन है और टोटल के लिए भी जो है वो मौजूद है। इसके बाद बॉक्स टेस्ट का टेबल है और हमारा जो हाइपोथेसिस था H नॉट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंट एंड नॉट कॉन्फिडेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो टेबल है ये बता रहा है सिग्निफिकेंस इज 0.000 विच इज़ लेस देन 0.05। तो इस केस में हम जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट कर देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं उनकी बेस पे कॉन्फिडेंट और नॉट कॉन्फिडेंट ग्रुप्स जो हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाता है। इसके बाद कैनोनिकल कोरिलेशन का जो टेबल है उसमें देखें तो कोरिलेशन इज 0.824। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0.68 आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि 68% वेरिएंस इस केस में एक्सप्लेन हो रहा है बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो टेबल है उसमें हम विल्क्स लैम्डा की वैल्यू चेक करेंगे और इस वैल्यू की रेंज आमतौर पे 0 to 1 होती है। 0 से मुराद होता है कि जो ग्रुप मीन्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और 1 से मुराद है कि ग्रुप मीन्स एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0.321 ये 0 के ज़्यादा करीब है, यानी जो दोनों ग्रुप्स हैं कॉन्फिडेंट और नॉट कॉन्फिडेंट उनकी जो मीन वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट ज़रूर हैं और सिग्निफिकेंस भी 0.000 है, जिसका मतलब ये है कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट भी है। यानी एक तो जो ग्रुप मीन्स हैं उसमें फ़र्क भी है और ये फ़र्क या डिफरेंस सिग्निफिकेंट भी है। अगर हम देखना चाहें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फैक्टर्स का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है तो वो इस टेबल में हमें नज़र आ रहा है। एज में जो इम्पैक्ट है वो 0.566 है, एक्सपीरियंस का 0.565 है, दोनों आलमोस्ट एक जैसे हैं। एक्सपर्टीज़ का जो इम्पैक्ट है वो 0.049 है, एक बहुत छोटी वैल्यू है और सेटिस्फेक्शन भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बहरहाल 0.156 है। तो पता ये चल रहा है कि जो चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, वेरिएबल्स तो नहीं एक ही वेरिएबल है लेकिन उसके जो दो ग्रुप्स हैं उसके ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट है। एज और एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट ज़्यादा है, सेटिस्फेक्शन का कम है और एक्सपर्टीज़ का बहुत कम है। इस टेबल में हम जो प्रिडिक्टेड और वैलिडेटेड ग्रुप मेंबरशिप्स हैं वो देखेंगे और आप देखें कि नो के सामने जो नो और नो दोनों का कॉम्बिनेशन 97.5 ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है और नीचे अगर आप देखें तो नो और नो के इंटरसेक्शन पे 97.5 ये वैलिडेटेड वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से ये जो ओरिजिनल है ये प्रेडिक्टेड होती है और वैलिडेटेड एक्चुअल होती है। इसी तरह से येस और येस का जो कॉम्बिनेशन है ओरिजिनल में वो 96.6 है, इसे आप प्रेडिक्टेड भी कह सकते हैं। और वैलिडेटेड के केस में या एक्चुअल के केस में येस और येस का जो कॉम्बिनेशन है वो 93.1 है। तो ओवरऑल जो हमारी इसमें हमारा कंसर्न है वो बॉटम पे जो वैल्यू लिखी हुई है टेबल के 97.1%, इसे हिट वैल्यू कहा जाता है। हमने एक तो इसे देखना है हिट वैल्यू कितनी है और दूसरा हमने ये देखना है कि क्या जो ओरिजिनल या प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और हर ग्रुप की और जो वैलिडेटेड या एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और जो हिट वैल्यू है वो 97.1% आ रही है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इस एग्जांपल में जो हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या लॉजिट एनालिसिस पढ़ रहे थे, हम दो ग्रुप्स डिपेंडेंट वेरिएबल के, एक कॉन्फिडेंट और दूसरा नॉट कॉन्फिडेंट, उसको डिस्क्रिमिनेट करने की, उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे और चार इसमें हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। जब हमने डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस किए तो उसमें हमें पता चला कि जो इसकी हिट रेशो है वो 97.1% अभी जो प्रीवियस टेबल है वो हमने उसमें देखा और जो वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है वो 68% है, ये भी हमने कैनोनिकल कोरिलेशन वाले टेबल में देखा था।
एज एंड एक्सपीरियंस आर मोस्ट इम्पैक्टिंग फैक्टर्स। सबसे ज़्यादा जो वेटेज थी 0.5 समथिंग वो इनकी थी, फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन, इसकी कम थी 0.1 समथिंग थी, और जो एक्सपर्टीज़ हैं उसका इम्पैक्ट लो था कि एक पर्सन कॉन्फिडेंट वाले ग्रुप में आएगा या नॉट कॉन्फिडेंट वाले ग्रुप में आएगा।